तो बच्चों अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स देखते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स देखते हैं बच्चों, क्या है ये। क्या इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आती है। तो मान लीजिए आपके पास n इंडक्टर्स हैं जो सीरीज में है। अब n इंडक्टर्स में आपका कोई, मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से कह रहा, तो ये इस तरीके से है बच्चों। अब इसमें कोई करंट आई जा रही है, क्योंकि सब में करंट सेम है तो सारे के सारे आ गए आपके सीरीज में। अगर मैं वोल्टेज देखूं, करंट टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो पहले इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गई, मैंने इसका कहा V1, ये V2, ये V3 और ये आपका Vn। तो फ्रॉम KVL वी कैन राइट V, दैट इज द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड Vn। V इज इक्वल टू आपका V1 क्या होगा, L1, और करंट तो सेम ही है तो di बाई dt। V2 क्या होगा, V2 हो जाएगा आपका L2 di बाई dt। V3 आपका L3 di बाई dt। इसी तरीके से आपका Ln di बाई dt। और अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिस्टम को मैं सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस करना चाहता जो कि सेम इफेक्ट दे, तो उसको कहूंगा L इक्विवेलेंट। और L इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di बाई dt। तो V की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे बच्चों। अब B की अगर वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी हम लोगों ने, तो हमें मिलेगा L di बाई dt, L इक्विवेलेंट di बाई dt इज इक्वल टू L1 di बाई dt प्लस L2 di बाई dt प्लस L3 एंड Ln di बाई dt। तो ये di बाई dt कैंसिल हो गया है और L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया L1 प्लस L2 Ln। तो आपका इक्विवेलेंट जो इंडक्टेंस आ रही है, आपकी इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है बच्चों वो आ गई आपकी ये। तो सीरीज में अगर इंडक्टेंस लगे हैं तो इंडक्टेंस ऐड हो जाती है। यहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है बच्चों। इसे फटाक से नोट कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए बेटा इसे। देखो बच्चों, अगर पैरेलल में इंडक्टर लगे हुए हैं, एक इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा इंडक्टर, nth इंडक्टर L1, L2, L3, Ln, ये इंडक्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। कोई सोर्स या कोई वोल्टेज V से जो टाइम वेरिंग है उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा, आगे चर्चा करूंगा। इधर I करंट, फर्स्ट ब्रांच में I1 करंट गई, सेकंड ब्रांच में I2 गई, थर्ड से I3 और nth से In। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें देखनी है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगी। सिस्टम को एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर दो, तो L इक्विवेलेंट और वोल्टेज आपने लगा दिया यहां पर। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, ध्यान से देखो, आप लिखोगे V इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di बाई dt। I करंट जारी हो सोर्स से, V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I टाइम वेरिंग करंट है। तो यहां पर आप KCL से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम KCL I गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 डैश डैश डैश, डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो di बाई dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt इज इक्वल टू din बाई, इधर प्लस din बाई dt। ठीक है भाई बच्चों, इतना आसान है समझना। अब देखो, अगर मैं देखूं पहले इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है V, तो V बराबर क्या लिखोगे, L1 di1 बाई dt। तो यहां से di1 बाई dt की वैल्यू आ जाती है बेटा V बाई L1।
इसी तरीके से di2/dt की वैल्यू देखो, दूसरा इंडक्टर इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, तो ये आ जाती है V/L2। इसी तरीके से din/dt की बात करूं मैं, तो ये आ जाती है V/Ln। मैं सारी, और इसी तरीके से मैं देखूं di/dt, तो इस इक्वेशन से देखने को मिलता है ये आ जाती है V/L इक्विवेलेंट di/dt। तो V इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई L, माफ कीजिएगा, V डिवाइडेड बाई L इक्विवेलेंट बच्चों ये हो जाएगा V/L1 प्लस V बाई, यहां से देखो, यहां से V/L1 प्लस V/L2 प्लस V/L3 V/Ln। इस इक्वेशन से आपको देखने को मिलता है V ने V उड़ गया और यहां पे आ गया 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 और 1/Ln। तो ये आ गया, बक्से में बंद हो गया। और पैरेलल आप देखें, रेजिस्टेंस वाला जो केस है वो यहां पर हैंडल हो रहा है, यानी कि अगर रेजिस्टेंस अपने सीरीज में होते थे, नेट रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द सर्किट क्या हो जाती थी आपकी, बढ़ जाती थी, या रेजिस्टेंस आपका टोटल इंक्रीज हो जाता था अगर सीरीज में होते थे। इसी तरीके से अगर इंडक्टर आपके सीरीज में है बच्चों, तो उस केस में भी आपकी नेट इंडक्टेंस सर्किट की बढ़ जाती है। और इसी तरीके से अगर पैरेलल में है तो नेट इंडक्टेंस कम हो जाती है। बिल्कुल रेजिस्टेंस वाला केस है। कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, अब रजिस्टर भी पढ़ चुके हैं और इंडक्टर आज हो ही गया है। तो बहुत सारी चीजें सर्किट एलिमेंट डिस्कस कर चुके हैं, फटाक से आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं सीरीज आरएल सर्किट एनालिसिस। तो बेटा ये एनालिसिस जो है ना, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत तो नहीं पर इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रिक्स अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत आसान है, और अगर आपको ट्रिक्स नहीं आते तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं एकदम जनरल केस से लेके चलूंगा, उसके बाद इसे सॉल्व कर दूंगा। अब देखो होता क्या है, इसकी अगर एनालिसिस करनी है तो इस सर्किट की कुछ स्टेट्स हैं। पहली एक स्टेट होती है, कुछ टाइम डिफाइन करता हूं मैं। पहले मैं टाइम डिफाइन कर रहा हूं t इज इक्वल टू 0 टाइम। t इज इक्वल टू 0 टाइम वो टाइम होता है जहां पर हम सर्किट में करंट का वेरिएशन करते हैं, या फिर ज्यादा अच्छे से बोलूं, एट विच द स्विच इज क्लोज्ड। जिस टाइम पर सर्किट में स्विच क्लोज किया जाता है वो t इज इक्वल टू 0 टाइम हो गया बच्चों। t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव टाइम कौन सा होता है, द टाइम जस्ट बिफोर, द टाइम जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच। t is equal to 0 positive, the time just after closing the switch। अब और समझो बातों को, यहां तक की बात सही है। t is equal to infinity टाइम, जब स्विच बहुत देर के लिए, इट इज द टाइम इंटरवल फॉर विच the switch is closed for a very long time. It means t is equal to infinity means, it means switch is closed for a very long time। ठीक, पहले पॉइंट ये है, टाइम डिफाइन कर दिया। अब इस सर्किट में क्या होता है, ये सर्किट नॉर्मल क्यों नहीं है? सर्किट नॉर्मल इसलिए नहीं है कि बेटा जैसे आप इस स्विच को बंद करोगे वैसे क्या होगा, ईएमएफ फोर्स करेगा करंट के फ्लो का, पर इंडक्टर में पहले तो करंट नहीं थी मान लीजिए, या कोई आई नॉट करंट थी जो 0 थी। आप ये इंडक्टर करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली करंट में चेंज होगा और इंडक्टर उसका अपोज करेगा। सडन चेंज ऑफ करंट का इंडक्टर अपोज करता तो डेफिनेटली ये अपोज करेगा, तो करंट की इक्वेशन नॉर्मल नहीं रहेगी, जैसे रेजिस्टेंस केवल होता है तब नॉर्मल होती, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑल ऑफ सडन अपोज करता है पर सडन चेंज को अपोज नहीं करता।
अपोज करता है, उसका अपोज एक जैसा रहता है, लेकिन इंडक्टर का जो अपोज होता है, जितना ज्यादा करंट में चेंज होगा उतना ज्यादा अपोज करता है। तो इंडक्टर का अपोज टाइम के साथ या कंडीशन के साथ वेरी कर रहा है, पर ये नहीं करता। तो भाई इसकी 3 स्टेट होती है। पहला होता है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब when the condition when just switch is closed, just switch is closed, जिस समय स्विच या t इक्वल टू 0 टाइम, इस समय अब t इक्वल टू 0 टाइम है, मान लीजिए इस सर्किट में पहले स्विच ओपन था, तो आई नॉट करंट जिसकी वैल्यू मैं 0 कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आई नॉट इज इक्वल टू 0 करंट। तो आई नॉट करंट बह रही थी सर्किट में। बेटा मैं इसे जनरलाइज के लिए सॉल्व करूंगा ताकि हम एक सिंपल केस के लिए भी देख लें, जेई का भी यही हो जाएगा, हाइब्रिड है अपना, ये नीट के लिए भी हो जाएगा और जेई के लिए भी हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो आई नॉट इज इक्वल टू 0, इतनी करंट बह रही थी, जैसे ही स्विच क्लोज करोगे करंट में वेरिएशन नहीं आएगा, इंडक्टर ह्यूज अपोज करेगा इस केस में। या मैं कहूं कैसे अपोज कर देगा, अगर इंडक्टर के अक्रॉस, अब क्या करेगा, जैसे आपने स्विच क्लोज किया, इंडक्टर कहेगा आई नॉट करंट फ्लो करेगी, तो पहले जो इंडक्टर के मतलब इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ कितना हो जाएगा, भाई आई नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ध्यान से देखना कि आई नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो सारा का सारा जो ईएमएफ डेवलप हो जाएगा वो इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम पर। इनिशियल स्टेट जस्ट स्विच, आफ्टर जस्ट स्विच इज क्लोज्ड के बाद t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर के अक्रॉस इतना ही ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। अब धीरे धीरे करंट ग्रेजुअली इंक्रीज करना चालू करेगी, तो हम दूसरी स्टेट कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट क्या होती है बेटा, ट्रांजिएंट स्टेट वो स्टेट होती है जब सर्किट का स्विच क्लोज कर दिया है और थोड़ा सा समय निकल चुका है, एट टी इज इक्वल टू टी, स्विच क्लोज करने के बाद कुछ समय थोड़ा सा निकल चुका है, उस समय सर्किट में क्या करंट है, क्या सर्किट की स्टेट है, वो ट्रांजिएंट स्टेट होती है, कैसे करंट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। और तीसरी आपकी स्टेट आती है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट वो स्टेट होती है जब स्विच बहुत देर तक के लिए क्लोज किया, जब स्विच को बहुत देर तक क्लोज किया तो सर्किट में करंट का वेरिएशन एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, तो आई हो जाती है कांस्टेंट, और जब आई कांस्टेंट हो जाती है तो आपका डी बाई डी टी हो जाता है 0 उस केस में, और जब डी बाई डी टी 0 हो जाता है तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है 0, और उस केस में जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी ई बाई आर। यानी कि आपका सर्किट सिंपल एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। आपका इंडक्टर इस समय शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट, यानी कि जिसके टर्मिनल दोनों मिला दिए गए हो तो करंट बाईपास हो जाए, तो इस समय आपका इंडक्टर विल नॉट कम इनटू द एक्शन, इंडक्टर विल नॉट कम इनटू द एक्शन। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट आपके रिगार्डिंग सीरीज आरएल सर्किट एनालिसिस के, तो इसको स्क्रीन को पॉज करिए बेटा, फटाक से नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों एनालिसिस करते हैं। मैं कहता कि किसी टाइम टी पर सर्किट में क्या होगा, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, करंट सर्किट में आई है। अब भाई ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर, और इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है वी एल। तो मैंने कहा कि आपका जो वी आर, ये कंडीशन कब की है, करंट आई नॉट दैट इज इक्वल टू 0 है एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। अब ध्यान से देखना बेटा, एट टी इज इक्वल टू टी करंट सर्किट में आई है, तो वी आर की वैल्यू क्या होगा, ओम्स लॉ डी आई आर। वी एल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज अभी पड़ा है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं केवीएल लगाऊं तो यहां से लिखूंगा E इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल, और जो कि हो जाता है आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से हमें इक्वेशन बच्चों मिलती है, क्या मिलती है, ध्यान से देखो, एल डी आई बाई डी टी
प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस आई आर बाई एल ई बाई एल। ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी आई बाई डी टी। बेटा ये जो नीट के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है समस्या है, पर आपको फाइनल रिजल्ट में ऐसा समझा दूंगा ना कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं होगी। तो देखो यहां पर हमने इंटीग्रेशन फैक्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो वो क्या होता है, जो जेई के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मैथ्स में पढ़ा होगा आई होप। तो ये देखिए यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कर दी एक्सपोनेंशियल आर बाई एल इंटू टी डी आई बाई डी टी प्लस दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई किया इस फैक्टर से ई आई आर बाई एल टी इंटू आर बाई एल ई बाई एल ई रेस टू द पावर आर बाई एल, माफ कीजिएगा यहाँ पे आई नहीं आएगा बच्चों, गलती से लिख दिया मैंने, टी। ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तुम्हें दिखाई देगा ये दैट इज द डी ओवर डी टी आई इंटू ई रेस टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी, दिख रहा है। पहले इसका डिफरेंशिएशन करा, ये ऐसे ही रखा, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया। अच्छा यहाँ पे आई मल्टीप्लाई में हो रहा है, वो यहाँ आ गया, ये वाला आई है, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहां पर क्या आ रहा है बेटा, ये ई बाई एल ई रेस टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी। अगर मैं इंटीग्रेशन, अभी देखो इंटीग्रेशन बाद में कर लूंगा, आई आर बाई एल टी ई बाई एल आर बाई एल डी टी। अब इंटीग्रेशन कर दे रहा मैं दोनों तरफ, टाइम की लिमिट ले ली मैंने 0 से t, और उस इंस्टेंट पे करंट आपकी वेरी कर रही है आई नॉट से आई, और टाइम आपका वेरी कर रहा है t से, t इज इक्वल टू 0 से ये। तो जब इसका इंटीग्रेशन करा तो पहले भाई देखो क्या करोगे, अपर लिमिट, तो उसमें t की वैल्यू तो t है और i की वैल्यू i है, तो ये हो गया, माइनस लोअर लिमिट, करंट की वैल्यू आई नॉट जो कि 0 है मुझे पता है, या फिर मैं कह सकता हूं इट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 0। तो ये आई नॉट आ गया और ये आ गया ई आर बाई एल इंटू 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे देखो ई बाई एल और ये हो जाएगा एल बाई आर, और इसका ई बाई आर बाई एल इंटू टी 0 से t, आई ई रेस टू दी पावर आर बाई एल माइनस आई नॉट, किसी की पावर 0 1 ही होता है, एल से एल कैंसिल, ई बाई आर ई आर बाई एल टी माइनस ई रेस टू दी पावर 0 आई ई आर बाई एल टी माइनस आई नॉट ई बाई आर, और ये हो जाएगा आपका ई रेस टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी माइनस 1। ठीक है बेटा, आसान चीजें हैं, सारी आसान है, ध्यान से देखिए आप लोग, नोट करिए इतना ऐसे। तो बच्चों देखो अब क्या लिखा मैंने, ये लिख दिया आई ई रेस टू दी पावर आर बाई एल इज इक्वल टू आई नॉट प्लस ई बाई आर ई रेस टू दी पावर आर बाई एल इंटू टी माइनस 1। ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस इस वाले से डिवीजन में जाएगा, नेगेटिव पावर हो जाएगी ऊपर होके, ये हो जाएगा 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। ठीक है बच्चे, अगर ये आपको हो जाता है तैयार बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तैयार तो परेशान मत होना, इसकी ट्रिक बता दूंगा, तुम्हारा सारा सवाल हो जाएगा। चलो इतना नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। देखो बच्चों आगे देखो, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, आई इसको लिख लिया, ई बाई आर को अलग करके लिख लिया, ये ई बाई आर, ठीक, प्लस, और ये दोनों जिसमें कॉमन आ रहा है उसको ऐसे लिख लिया, आई नॉट माइनस ई बाई आर ई माइनस आर बाई एल टी। ये आ गया आपका, ये फाइनल इक्वेशन है। अब इसको ध्यान से देखो, आई नॉट की वैल्यू वैसे 0 है मुझे पता है, पर मैं
बाद में लगा लूंगा। अगर मान लो जीरो नहीं होती, कोई ऐसा केस होता कि जीरो नहीं हो रही होती, तब क्या होता, तब के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है। और अगर जीरो है तो डेफिनेटली इसे हम रख सकते हैं। तो आई नॉट, अगर मुझे किसी सर्किट में करंट निकालनी है, किसी सर्किट में किसी टाइम टी पर करंट की इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा? चलो मैं पहले बात करता बेटा स्टडी स्टेट में, पहले बात करता टी इक्वल टू, अगर इसमें कंडीशन में टी इक्वल टू जीरो रखूं तो क्या मिलेगा? देखो ई बाई आर, ये तो वन हो जाएगा, ई बाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट। टी इक्वल टू जीरो पर क्या होता? टी इक्वल टू जीरो पर जो पहले सर्किट में करंट बह रही होती है वही करंट बहेगी, हमेशा याद रखना। या बोल सकते हो उस कंडीशन में आपका इंडक्टर करंट के चेंज को अपोज करेगा कंप्लीटली। तो जो सर्किट में करंट बह रही है वो बहेगी एट टी इक्वल टू जीरो पर, तो जिसको मैं कह देता हूं इनिशियल करंट, और जो कि इस केस में जीरो है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, याद रखना। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड बिहेव करेगा। इसे शॉर्ट कर दो तो देखो कितनी करंट बहती है, वो है ई बाई आर। तो एट टी इक्वल टू, जिसे मैं कह देता ये तो इनिशियल करंट है मेरी, और ये मेरी फाइनल करंट है, जिसे आई नॉट ही रहने देता हूं मैं, और फाइनल करंट हो जाएगी मेरी ई बाई आर। इंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड, यानी कि इंडक्टर सर्किट में कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा, इसका कोई अपोज नहीं है, कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब बहुत आसान है, आई इज इक्वल टू दैट इज आई फाइनल, और मैं आई फाइनल की जगह बच्चे इसे आई इंफिनिटी कर देता, ज्यादा अच्छा है। आई इंफिनिटी जब टाइम इंफिनिटी था, प्लस आई इनिशियल आई नॉट माइनस आई इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। तो कोई भी सर्किट के लिए ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। पहले सर्किट के टी इक्वल टू जीरो पर करंट लिख लो, फिर इंडक्टर जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब क्या करंट बह रही है वो देख लो, और उससे इतना याद रखो कि भाई पहले ये वाली करंट, फिर ट्रांजिएंट वाला फैक्टर। ये आपका स्टेडी स्टेट फैक्टर है, ये आपका ट्रांजिएंट वाला फैक्टर है, वेरिएशन कैसे हो रहा है वो वाला फैक्टर है। तो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, परेशान मत होना, कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इक्वेशन चुटकियों में लिखोगे, आंसर यूं निकालोगे। ये आता है समझ में, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। एडवांस वालों बच्चों तुम्हें तो आना ही चाहिए, मेंस वाले बच्चों तुम्हें आना चाहिए, नीट वाले दे कैन स्किप दिस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। बस ये रिजल्ट जो है ये मुझे याद होना चाहिए, ये रिजल्ट याद है तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखो अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो क्या आ रहा है, देखो जीरो पुट कर दूं तो जीरो पुट कर दो आई नॉट को जीरो, तो आई नॉट जीरो होते ही हो जाएगा आई इंफिनिटी प्लस ये जीरो माइनस का आई इंफिनिटी ई रेज टू दी पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आई इंफिनिटी कॉमन। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको? देखो t इक्वल टू जीरो पर सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगी, मैंने देख लिया यहां पर जीरो लगा दिया। सर्किट में जब टाइम बहुत इनफाइनाइट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ई बाई आर करंट बहेगी, ई बाई आर आ रहा है देखो। तो मैं कोई भी इक्वेशन लिख सकता हूं। तो बेटा आई इंफिनिटी की वैल्यू है ई बाई आर, तो आपकी इक्वेशन इस केस में बन जाती है माइनस आर बाई एल इंटू टी। ध्यान से समझे इस बात को। ये E बाई आर कौन सी करंट है? T इक्वल टू इन्फिनिटी, स्विच बहुत देर के लिए क्लोज, स्विच बहुत देर के लिए क्लोज है तब ये होगा। भाई सारी बात क्लियर यहां पर। अब देखो R बाई एल क्या होता है ये, या मैं ज्यादा अच्छे से बोलूं L बाई आर क्या होता है, इसको देखते हैं। पहले इतना नोट करो। तो बच्चों पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, फिर बात करूंगा L बाई आर क्या होता। तो ये आपकी इस एक्सिस पे आ गई करंट, इस एक्सिस पे आ गया टाइम, और देखो करंट t इक्वल टू जीरो पर कितनी है? जीरो, तो ये जीरो चली गई। और उसके बाद क्या हो रहा है, ये करंट राइज कर रही है और फाइनल ई बाई आर पे एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है और ई बाई आर पे कांस्टेंट हो जा रही है। ये मैक्सिमम करंट कह लो या आई इंफिनिटी कह लो, जिसकी वैल्यू ई बाई आर है। और एक टाइम ऐसा होगा जिस टाइम पर करंट की वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू की 63% होगी। यहां पर जो करंट की वैल्यू है, आई स्मॉल आई से लिख दे रहा हूं मैं,
ये मैक्सिमम वैल्यू की 63% है। ये टाइम कौन सा होता है? ये टाइम जब कैलकुलेट करते हैं तो L बाई आर के बराबर होता है, जिसे टाइम कांस्टेंट टाउ बोलते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। टाइम कांस्टेंट हेडिंग डाल लो, टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट से जरा देखो, द टाइम at which the value of current is 63% of its maximum value is called time constant। ये टाइम कांस्टेंट हो गया। अगर सर्किट इक्वेशन देखो, I इज इक्वल टू क्या है आपकी, ये आई है E बाई आर 1 माइनस आर बाई एल इंटू टी। टी इज इक्वल टू एल बाई आर होता है टाइम कांस्टेंट। इसी टाइम पर इसको टाउ पे देखो, रख के देख लो यार, सॉल्व करके देखना, इतना ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू सर्किट में करंट की कितनी हो सकती है? ई बाई आर हो सकती है। तो जब ये रखा तो ये हो जाएगा, देखो एल बाई आर रखा ई की पावर -1, तो इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ये 0.63 ई बाई आर। तो ये टाइम है बेटा आपका जिस पे करंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू की 60% 63% हो जाती है। ये टाइम है आपका वो टाइम कांस्टेंट। नोट करिए इसे। अब बच्चों देखो, अगर मान लो पहले तो टाइम कांस्टेंट आपको समझ में आ गया, जरूर बताओ कमेंट करके। अब देखो पहले सर क्या है टाइम कांस्टेंट? टाउ बराबर होता है एल बाई आर। इसकी डायमेंशन वही डायमेंशन होती है जो टाइम की होती है और यूनिट भी। तो टाइम की यूनिट और डायमेंशन दोनों होती हैं, ध्यान से समझ लो ये बात। अब देखो मेरा कह रहा है कि मेरे पास एक सर्किट है यार। सर्किट में क्या था? सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रही थी इनिशियल, ठीक है, ऐसे करके आई नॉट। अब क्या होगा, क्या करंट कैसे डिके करने लगेगी ये देखना है। तो डिके ऑफ करंट हम देखना चाहते हैं। तो मैंने इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी? आई इज इक्वल टू आई इंफिनिटी प्लस आई नॉट माइनस आई इंफिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस आर बाई एल था ना। इसको थोड़ा चेंज करके आर बाई एल क्या है? आर बाई एल देखो क्या हो जाएगा, 1/टाउ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का टी बाई टाउ। ये लिख दिया इक्वेशन। अब देखो अगर सर्किट में इनिशियल करंट आई नॉट है जो कि 0 के बराबर नहीं है, लेकिन सर्किट में सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है, तो एक टाइम बाद करंट क्या हो जाएगी? आई फिन जब बहुत देर तक स्विच क्लोज रहेगा तो करंट हो जाएगी सर्किट में 0 बच्चों। और उस केस में आपकी आई इंफिनिटी 0 हो जाती है। तो देखिए आई बराबर आ जाता है आई इंफिनिटी 0 प्लस आई नॉट ई माइनस टी बाई टाउ। आई इज इक्वल टू आ जाता है आई नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये करंट आपकी डिके ऑफ करंट कहलाता है। इसका ग्राफ देखो, यहां पर आई है, यहां पर टी है, और ये कुछ इस तरीके से डिके हो रही है इसकी जो आई नॉट वैल्यू है उससे। तो बेटा ये है आपका डिके ऑफ करंट। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा किस तरीके से हम यूज करेंगे देखेंगे। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। बच्चों बच्चा पार्टी अब लोग अपने लोग ना ये देखेंगे कि भाई किसी सर्किट का यार टाइम कांस्टेंट कैसे निकालूं। सवाल आ जाता है फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट। मतलब उस सर्किट में करंट अब कब, अगर आपका राइजिंग वाला करंट है तो कब अपनी मैक्सिमम का 63% पे पहुंच रही है। भाई कैसे करोगे? तो इसके स्टेप्स हैं कुछ, आपको ट्रिक पता है आपका हो जाएगा। सबसे पहले रिमूव द इंडक्टर। देखो टाइम कांस्टेंट बराबर कुछ नहीं होता, एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट कैसे निकालना है ये देखना है। तो रिमूव द इंडक्टर मेंटली, सर्किट में से बंद निकाल देना कहीं जाके, मेंटली निकाल दिया भाई हमने ये। ठीक है, अब इसके बाद आगे की बात देखो। इसके बाद शॉर्ट दी बैटरी।
और रिप्लेस द बैटरी बाय अ कंडक्टिंग वायर, replace the battery by a conducting wire. Calculate the equivalent resistance across the terminal of inductor. ये 3 स्टेप है, इससे निकल जाएगा। तो पहला रिमूव करो बैट इंडक्टर को मेंटली, इस पे नाम रख दिया ए और बी। बैटरी को कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दो, कर दिया भाई। अब इसके टर्मिनल के अक्रॉस क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, देखो R1 R2 पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट आ गया आपका R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो आपका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाता है, टाइम कांस्टेंट हो जाता है L, सिंगल इंडक्टर था L। R इक्विवेलेंट कितना है बेटा आपका, R इक्विवेलेंट है R1 R2 R1 प्लस R2। ये आपका टाइम कांस्टेंट आ गया सर्किट का। सिंपल मेथड है, ये 3 स्टेप्स अगर आपको आते हैं, यू कैन फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट वेरी वेरी इजीली। अब इसके बाद सर्किट वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे, आप लोग फटाक से इसे नोट कर लीजिए बच्चों, पहले स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए। तो बच्चों आई होप आप लोगों को लेक्चर सारा समझ में आया होगा, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते, क्या करंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चिंता मत करो, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड अपकमिंग लेक्चर्स में एलसी ऑसिलेशन की भी बात कर दूंगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो प्ले लिस्ट में जुड़े रहो, मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, मिल के साथ में एकदम फोड़ देंगे यार, नीट हो या IIT हो, सब मिलके कर लेंगे। चलो अभी मैं चलता हूं, अपना मेहनत से पढ़ो, नोट्स बनाओ, मैं चल रहा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।